नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देश में इन दिनों आगामी लोकसभा की चर्चा आम है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए क्या कमर कस चुकी हैं या विपक्षी पार्टियों की जो एकता है वो बिखर रही है। दरअसल 8 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था जिसमें उन पार्टी के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के पास खत लिखकर यह नाराजगी जाहिर की थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब उनकी सरकार पे यह आरोप लगाया था सीधे तौर पर वो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है। मामला यूं प्रकरण में आया जब मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, सीबीआई के घेरे में आए और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। इससे तमाम विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई थी और उन्होंने एक रणनीति के तहत केंद्र सरकार को खत लिखकर घेरना चाहा। लेकिन उसके ही अगले दिन बिहार में राबड़ी आवास पर सीबीआई की धमक हो जाती है। तो इससे केंद्र की मंशा भी साफ हो जाती है कि सीबीआई और ईडी के लपेटे में जो भी विपक्षी पार्टियां आएंगी या भ्रष्टाचार करेंगी वो नहीं बच सकती हैं। अब हम विपक्षी एकता के ताजा प्रकरण को भी समझ लें कि विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन उनकी एकता खंडित होती दिख रही है। तो ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव जब 2024 में होगा तो नरेंद्र मोदी को क्या केवल जुबानी जंग के आश्रय हम पटकनी दे देंगे या ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम आपको अभी समझाते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा सक्रिय विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री बनने के लिए के चंद्रशेखर राव दिख रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। उन्होंने बिहार का दौरा भी किया था। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा तो के चंद्रशेखर राव बिहार दौरे पर आए थे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव से मिले। फिर वो वापस तेलंगाना भी गए, कलकत्ता भी गए, वो पंजाब भी गए, कई राज्यों में वो दौरा कर रहे थे। तेलंगाना में एक बड़ी रैली भी उन्होंने की जिसमें नीतीश कुमार को उन्होंने न्योता नहीं दिया। तो राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं चली कि वो भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहते हैं, इसीलिए के चंद्रशेखर राव ने उन्हें न्योता नहीं दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह ताल ठोका है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अपनी राहें बिहार में जुदा की है। कहीं ना कहीं वो पहले भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए अनुकूल रास्ते नहीं निकलकर सामने आए। तो अब नीतीश कुमार दोबारा फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आगामी लोकसभा चुनाव के रन में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार देखना चाहते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने काफी मशक्कत की, दिल्ली की दौड़ लगाई, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दिया। और हाल के दिनों में जब पटना में एक वाम दलों की बड़ी बैठक हो रही थी, आप कह सकते हैं एक बड़ा आयोजन हो रहा था, जिसमें दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और तमाम बिहार के बड़े नेता भी वहां मौजूद थे और महागठबंधन के कई नेता मौजूद थे। उस भरे मंच पर नीतीश कुमार ने यह कहा कि कांग्रेस आगे आए और वह तय करे कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की तरफ ही इशारा करते हुए ये कहा था, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी यह मंसूबा पाल रखा था कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में अगर देखा जाए तो 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, दिल्ली के अलावा पंजाब में भी उनकी सरकारें हैं और अन्य कई राज्यों में भी वो चुनाव लड़ते रहते हैं जहां उनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती रहती है। लेकिन हाल के दिनों में जो मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में फंसे और शराब घोटाले में जो करोड़ों की हेर फेर और नियमावली के साथ छेड़छाड़ कर शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के मामले में वो सलाखों के पीछे चल गए, जिससे उनकी पार्टी और उनके साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। वहीं हम बंगाल की मुख्यमंत्री अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाल रही थी, लेकिन उनके जो भतीजे हैं, उनके
अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी तक जब सीबीआई और ईडी की धमक पहुंची तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अब सरेंडर करती दिख रही हैं। और ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में यह बयान दिया कि वो वाम दल और कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि उनकी खींच सागर दिघी सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर थी, जहां कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने उनकी पार्टी को पटकनी दी। अगर वो बीजेपी से हारती तो एक स्वाभाविक बात थी कि बीजेपी उनकी प्रतिद्वंदी रही है, लेकिन ये पार्टियां उनकी अपनी विचारधारा की पार्टियां हैं जो विपक्ष खेमे को मजबूत करने की बात कर रही हैं। हालांकि मेघालय में टीएमसी ने भी कांग्रेस को काफी धूल चटाया। कांग्रेस के कई नेताओं को वो तोड़कर अपने पार्टी में ले आए, तो वो ये नहीं सोच सकती है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, और जिन नेताओं को वो तोड़कर लाई वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी धमक दी और हाल के दिनों में गुजरात में भी उसकी जीत हुई है, और कहीं ना कहीं सीबीआई के डर से कई विपक्षी पार्टियां भी नतमस्तक हो रही हैं, और जिस तरीके से के चंद्रशेखर राव ने आज हालिया एक बयान दिया है, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस अब एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा अभी भी जग जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट हो जाए। तो कई और जो क्षेत्रीय नेता है, तो जो क्षेत्रीय दलों का जो गुटबंदी हो रहा है और कांग्रेस उसे संभालने में विफल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की ग्राफ लगातार दिनों दिन गिरती जा रही है। अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और भारत जोड़ो यात्रा की भी कोई असर नहीं दिख रही है। तो ऐसे में 2024 के रन में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसके सामने विपक्ष कोई रणनीति नहीं बना पा रहा है और सामने खुला मैदान छोड़ दिया गया है। हालांकि शरद पवार ने एक हालिया बयान दिया है, महाराष्ट्र के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। करारी हार नहीं कर सकते हैं, वो कांटे का मुकाबला था, कांग्रेस की वहां पर जीत हुई है। तो शरद पवार ने कहा है कि एक बदलाव की राजनीति देश देख रहा है। बहरहाल ये सब तो अपने जगह पर है, महंगाई और कई मुद्दे, जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दे होते हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष तकरार करते रहती है। मगर यदि हम बात करें आगामी लोकसभा चुनाव की, तो फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है और एक पर एक कई राज्यों में जीत भी हासिल कर रही है, हालांकि कहीं वो हारती भी है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना ग्राफ बढ़ा रही है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वो राज्य का चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी वोट प्रतिशत बढ़ जाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसके सामने अभी भी अगर विपक्ष अपनी कोई खास रणनीति नहीं बनाएगी और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष पूरी तरह से सुस्त है और दिशाहीन हो गया है, तो विपक्ष के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में जीतना और नरेंद्र मोदी को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल हम विपक्षी एकता और नरेंद्र मोदी की रणनीति पर आगे भी बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को प्यार दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।